हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद एच अवस्थी में। और आज हम बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। इसमें जो आपका चैप्टर है बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है, नाम से क्या नाम है चैप्टर का? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल, अगर हिंदी मीनिंग देखें इसका तो आधारभूत। फंडामेंटल मतलब आधारभूत, जो जीवन की इकाई है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो होती है, आपको मैं पहले ही नाम बता देता हूं, सेल। अब प्रश्न उठता है कि ये फंडामेंटल यूनिट क्यों है, इसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं? तो किसी चीज को फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बिना उस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, या यूं कहें हम कि वो उसका आधार है, उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे ही जो ये यूनिट है फंडामेंटल यूनिट, इसके बिना जीवन का आधार नहीं है। लाइफ इसीलिए है क्योंकि वहां क्या है, वो यूनिट है, वो सेल है। और लाइफ किसमें होती है? तो आपने सुना होगा लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसमें क्या होता है कि लिविंग हम कहेंगे उसको जिसके अंदर क्या है, ये यूनिट पाई जाती है, ये सेल पाई जाती है, वो लिविंग होगा। और जिसमें सेल नहीं होगी, लाइफ सेल नहीं होगी, वो नॉन लिविंग कहलाएगा। तो जैसे कोई जैसे जीवों की अगर बात करें, हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो जैसे कोई मकान बना हुआ है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो बिल्डिंग जैसे छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, यानी कि बिना ईंटों के अगर उसका आधारभूत चीज देखें, फंडामेंटल उसके अंदर कोई चीज देखें, तो वो किससे बनी हुई है? ईंटों से, ब्रिक्स से मिलकर बनती है। और वो ब्रिक्स अगर नहीं है, ईंटें नहीं है, तो वो बिल्डिंग तैयार नहीं होगी। बाकी चीजें सीमेंट है, बजरी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन केवल सीमेंट बजरी से बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, उसके लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से किसी भी जीव का निर्माण जो होता है वो उस यूनिट से होता है, सेल से होता है। विदाउट सेल कोई जीव की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो सेल क्या हो गई? फंडामेंटल यूनिट हो गई किस जीवन की, लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट हो गई वो हो गई सेल। और सेल की अगर डेफिनेशन की बात करें कि सेल कहते किसे हैं, तो इसमें डेफिनेशन भी अपने आप आ रही है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, या यूं कह सकते हैं इसको द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो सेल के बारे में किसने पता लगाया पहले? सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट हुए थे, रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया, अपना खुद का बना हुआ, उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप तैयार किया। पहले एक माइक्रोस्कोप तैयार किया, उसमें क्या किया उन्होंने, जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज हैं, उनकी जो छाल होती है, बार्क होती है, उससे एक टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को उस माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। जो उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था उसके अंदर स्टडी किया। तो उन्होंने क्या देखा कि वहां उनको कुछ हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर्स जो है वहां दिखाई दी। हनीकॉम्ब होता है मधुमक्खी का छत्ता, इस तरह की उसको स्ट्रक्चर वहां दिखाई दी। तो उन्होंने उनको कहा ये भाई, फिर उन्होंने इन छोटे छोटे जो
कक्ष देखे उन्होंने, इन कक्षों को उन्होंने नाम दिया, इन रूम्स को नाम दिया उन्होंने सेल। क्या नाम दिया? सेल। किसने? रॉबर्ट हुक ने। इन 1965 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने लकड़ी की थाल में एक स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक टुकड़ा लिया कॉर्क का। उस कॉर्क के टुकड़े को जब स्टडी किया, माइक्रोस्कोप में देखा, तो क्या देखा उन्होंने? इस तरह से छोटे छोटे उनको कक्ष दिखाई दिए और उन कक्षों को क्या नाम दे दिया उन्होंने? सेल। और बाद में क्या आज तक इसका नाम क्या चला आ रहा है? सेल चला आ रहा है। इंपॉर्टेंट सबसे बात यह है, आपको ये याद रखना है यहाँ कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी, जो ये कक्ष देखे या सेल देखी, वो कैसी थी? डेड सेल थी, लाइव सेल नहीं थी। क्योंकि जो बार्क होती है वो, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। तो ये उन्होंने देखा। फिर आप कहोगे साहब जीवित सेल किसने देखी? उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए, ये देखिए, अब आगे चलते हैं यहां। तो रॉबर्ट हुक ने, पहला प्रश्न तो ये हो गया कि डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी किसने की? हु डिस्कवर्ड सेल? तो सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। फिर एक साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं साइंटिस्ट तो, जिन्होंने अलग अलग तरह से फिर नाम दिए। जैसे मैं कुछ नाम लिख रहा हूं यहां, जैसे रॉबर्ट ब्राउन, एक साइंटिस्ट हुए हैं स्लीडेन, एक हुए हैं स्वान, और हुए हैं एक हुए पुरकिंजे। कुछ साइंटिस्टों के नाम मैं लिख रहा हूं, इन्होंने अलग अलग काम किया सेल्स पर। इन साइंटिस्टों ने अलग अलग काम किया सेल्स पर। उसके बाद कोई साइंटिस्ट और, ल्यूवेनहॉक, ये साइंटिस्ट। तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए, संबंधित इन्होंने क्या काम किया वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट है, इन्होंने तो सबसे पहले क्या देखा? लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स को किसने देखा, डिस्कवर किया? ल्यूवेनहॉक ने। और कहां देखा? इन पॉन्ड वाटर, इन पॉन्ड वाटर। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या, इन्होंने और स्टडी की, और ज्यादा स्टडी की। तो उन्होंने अंदर तक सेल का स्टडी किया। अंदर उन्होंने क्या देखा? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। स्लीडेन और स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। और पुरकिंजे जो एक साइंटिस्ट हुआ, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। प्रोटोप्लाज्म किसके लिए दिया था शब्द इन्होंने? किसको बोला था प्रोटोप्लाज्म? सेल के अंदर जितनी भी मटेरियल भरा हुआ है, जीवित मटेरियल जो भरा हुआ है, लाइव मटेरियल जो भरा हुआ है, उसको क्या नाम दे दिया पुरकिंजे ने? प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरह से तो ये कुछ बातें हैं। हाँ, अब इनसे संबंधित एक बात, ये सेल थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि सेल थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे आगे। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। और ये साइंटिस्ट हुए ल्यूवेनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल की खोज
की थी। अब एक एक करके सेल के को और डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए अब आप सबसे पहले बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। सेल थ्योरी किसने दी? स्लेटन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने दी। उन्होंने ये बताया कि जो बेसिक यूनिट होती है जीवों की वो सेल होती है। सेल यूनिट क्या, सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया के अंदर उनकी जो बेसिक यूनिट है, आधारभूत जो इकाई है वो क्या है? सेल है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स। वो किससे बने हुए हैं? सेल से मिलकर के बने हुए हैं। तो सेल थ्योरी में दो बातें उन्होंने बताई। एक तो ये जो बेसिक यूनिट है जीवों की वो क्या है? सेल है। और दूसरी बात, प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर के बनता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और हुए, रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। इन्होंने इस सेल थ्योरी में एक पॉइंट और जोड़ दिया। सेल थ्योरी में एक पॉइंट और जोड़ दिया, ऐड कर दिया कि सेल की जो उत्पत्ति होती है, सेल का जो जन्म होता है वो पहले से उपस्थित सेल से ही होता है। प्री एक्जिस्टिंग सेल से ही दूसरी सेल, नई सेल बनती है। तो 3 पॉइंट हो गए सेल थ्योरी के, जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बेसिक यूनिट ऑफ organisms is सेल। और दूसरा पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। और तीसरा पॉइंट जो रूडोल्फ विर्चो ने ऐड किया था, 2 पॉइंट, ये तो स्लीडन और स्वान ने जब सेल थ्योरी दी थी शुरुआत में उसके हैं। तीसरा पॉइंट किसने ऐड किया? रूडोल्फ विर्चो ने। और उन्होंने कहा कि जो सेल की उत्पत्ति होती है, सेल, न्यू सेल का जो जन्म होता है वो किससे होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल origin from pre-existing cell। pre-existing cells। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं सेल थ्योरी में। आगे देखिए, अब हम सेल से संबंधित और कुछ बातें पढ़ते हैं। सेल थ्योरी के बाद भाई ये तो हम समझ ही गए कि बिना सेल के कोई जीव की हम कल्पना नहीं कर सकते। कुल मिलाकर सारे के सारे जो जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने हुए हैं बच्चों? सेल से मिलकर के बनते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा जीव है, चींटी है, चाहे वो बड़ा जीव हाथी है, सब के सब किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। और प्लांट्स भी जीव हैं, आपको पता ही ये बात कि प्लांट्स भी जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये भी किससे मिलके बनेंगे? सेल से बनेंगे। एक बात और समझिए आप यहाँ, ऐसे समझिए, देखिए अब मैंने कहा कि बिल्डिंग्स जो बनती है वो किससे बनती हैं? ईंटों से बनती है। अब बिल्डिंग तो आप देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग देखिए, हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखिए, आप घर की देखिए, अपना घर की बिल्डिंग देखिए, घर में भी
अलग अलग घरों की अलग अलग तरह की डिजाइन होती है, यानी कितनी तरह की बिल्डिंग्स हम देखते हैं अपने जीवन में, अपने चारों ओर डिजाइन सबकी अलग अलग है, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक्स, ईंटों से बनी हुई है सारी, डिजाइन सबकी अलग अलग। ऐसे ही जीवों में है, सबके सब किससे बने हुए हैं? सेलों से बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बनते हैं, लेकिन डिजाइन सबके अलग अलग है। सांप की डिजाइन अलग है, चींटी की अलग है, हाथी कैसा है, मनुष्य कैसा है, तो अलग अलग जीव कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, डिजाइन सबकी अलग अलग है, लेकिन अंदर की बात तो वही है, बने हुए किससे हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी डिजाइन कैसी है, सबके सब किससे मिलकर बने हुए बच्चों? सेल से मिलकर बने हुए। आपको इनका है पैटर्न अलग अलग है, किसी में सेल कैसे सेट है, किसी में सेल कैसे है। तो अब आती है बात, अब सेल की हम बात कर रहे हैं, सेल की शेप कैसी होती है और उनका साइज कितना होता है। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो सेल के शेप की यदि बात करें तो सेल का जो शेप होता है बच्चों, वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि आप कह दो कि सेल रेक्टेंगुलर है, सेल आप कह दो सेल तो वही वैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगुलर होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल का शेप कैसा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रही है या किस चीज में उपस्थित है, उसका फंक्शन क्या है। जैसे अमीबा, अमीबा है, अमीबा की जो सेल होती है वो शेप उसकी फिक्स ही नहीं है, इर्रेगुलर शेप है, मतलब ऐसा भी हो सकता है वो अमीबा, और इसकी शेप जो है बदल करके ये ऐसा भी बन सकता है, लेकिन शेप चेंज हो गई, यानी कि सेल की शेप चेंज भी होती रहती है। शेप एक जैसी रहे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, इर्रेगुलर शेप होती है किसकी? अमीबा की। अब आप देखिए, आप हमारे अंदर कुछ सेल्स होती हैं, जैसे एक सेल होती है नर्व सेल, नर्व सेल ऐसी होती है, इसकी शेप ऐसी होती है। मसल सेल्स होती है, मसल सेल्स की शेप ऐसी होती है। देखिए ये तो अमीबा हो गया, ये भी अमीबा हो गया, ये नर्व सेल हो गई, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं नर्व सेल को। ये मसल सेल हो गई, ये मसल सेल हो गई। ब्लड सेल्स गोल होती, राउंड शेप में होती, ये ब्लड सेल्स हो गई। तो शेप जो है कुल मिलाकर बात यह है कि जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, उन सेल्स की जो शेप है वो फिक्स नहीं है, उनके कार्य के आधार पर और स्थिति के आधार पर उनमें अंतर होता है। कार्य के आधार पर और स्थिति के मतलब कहाँ पर स्थित है, या यूं कहें वो स्थित इसीलिए होती है कि उनको क्या काम करना है, मतलब रेस्पिरेशन का, जैसे हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन करना है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सेल्स मिलेंगी, उनको क्या काम करना है? रेस्पिरेशन का काम करना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसा काम वैसी उनकी शेप बदलती रहती है। तो ये बात हो गई। अब है साइज। साइज की अगर बात करें हम, तो साइज भी फिक्स नहीं, सेल्स का जो साइज है वो भी फिक्स नहीं है। सेल इतनी छोटी भी हो सकती हैं कि आप उनको केवल आंखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये तो जीव है पूरे के पूरे, और सेल्स भी है, तो उनको देख नहीं सकते हम अपनी आंखों से। और हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सेल्स हैं जिनको हम, अब हमारी स्किन बहुत सारी सेल्स होती है, छूटती रहती है ऊपर ऊपर की सतह से, तो वो सेल्स हमको दिखाई नहीं देती, केवल आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं उनको। और सेल इतनी बड़ी भी होती हैं कि हम उनको आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे ये जो नर्व सेल की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। ऐसे ही एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच
ये भी क्या है, सेल है, ये भी काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, एग टूट जाता है, एग के अंदर पानी भर जाता है और वो पानी को जो है वो पक्षियाँ पीते हैं, उसमें पक्षी बर्ड्स आते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, पीते हैं, इतना बड़ा एग होता है ऑस्ट्रिच का। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सेल इतनी छोटी भी हो सकती है साइज की अगर बात करें तो, जिनको हम केवल आंखों से नहीं देख सकते, और सेल काफी बड़ी भी हो, तो उसके जो साइज है वो भी फिक्स नहीं है। और साइज का, सेल्स की साइज का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि जीव बड़ा है या छोटा है। जीव बड़ा है या छोटा, ऐसा नहीं है कि हाथी की सेल्स बहुत बड़ी बड़ी होंगी और चींटी की सेल्स बहुत छोटी छोटी होंगी। ये डिपेंड करता है उसके कार्य पर कि सेल्स का साइज और शेप कैसा होगा। तो द लॉन्गेस्ट सेल, अगर आपसे कोई पूछे प्रश्न ये बनता है कि द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो होगी न्यूरॉन या नर्व सेल, और द बिगेस्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये है इंपॉर्टेंट बात। ओके, अब आगे चलते हैं। तो वापस रिवाइज करें, क्या पढ़ा हमने, सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने, कब की, 1665 में, किसमें की, कॉर्क के टुकड़े में, स्लाइस ऑफ कॉर्क, ये तो सेल की खोज से। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने देखा, ल्यूवेनहॉक ने। लिविंग सेल्स को किसने देखा, ल्यूवेनहॉक ने। सेल थ्योरी किसने दी, स्लीडन और स्वान ने। कब दी, 1838 1839, 1838-39 में, ठीक है। पुरकिंजे जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है अभी बात करेंगे थोड़ी देर में हम, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, और इस तरह से ये। और सेल की शेप और साइज की बात करें तो शेप और साइज फिक्स नहीं है, किस पर डिपेंड करता है सेल का शेप और साइज, उसके कहां पर वो स्थित है और उसका क्या फंक्शन बॉडी के अंदर है, क्या काम उसको करना है। एक चीज और देखते हैं, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। तो नंबर भी फिक्स नहीं है, नंबर्स के आधार पर, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जीवों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जीवों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही सेल पाई जाती है, हाँ बिल्कुल, ऐसे भी जीव हैं जो केवल एक सेल से मिलकर के बनते हैं। मिलकर के कहां बनेंगे, किससे मिलेंगे, मतलब मिलकर के नहीं, एक ही सेल से बनते हैं, उनका जीवन ही सेल है। आप सेल कह लो उसको, चाहे आप जीव कह लो, एक ही बात है। ऐसे भी जीव हैं इस दुनिया के अंदर जिसमें केवल और केवल एक सेल होती है, वो ही सेल सारे काम करती है, उसके बॉडी के जितने भी काम हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन का है, सांस लेने का है, चाहे वो उत्सर्जन का है, एक्सक्रीशन का है, कुल मिलाकर जितने भी उसके फंक्शन है बॉडी के, वो सारे के सारे एक सेल के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऐसे जीवों को बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन से, यूनि मतलब सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल है। साइंस में जब भी यूनि शब्द आ जाए समझ जाओ सिंगल की बात हो रही है। सिंगल, एक, केवल एक ही सेल से बनने वाले जीव क्या कहलाएंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको इसके, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया,
ठीक है जी। ऐसे भी हैं जिनमें एक भाग और कर दिया ए सेलुलर, जो सेल ही नहीं है। अब सेल नहीं है तो उसको जीव कैसे कहें? तो कोई वायरस, एक्चुअल में क्या होता है, ये वायरस जो होता है जब ये बाहर होता है, एनवायरनमेंट में होता है जब, तो ये नॉन लिविंग होता है, और जब किसी बॉडी में घुस जाता है, सेल के अंदर चला जाता है, तो ये क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। तो इसको बहुत से साइंटिस्ट जीव मानते हैं, बहुत से मतलब ए सेलुलर मानते हैं, कोई सेलुलर मानता है। तो यूनि के अंदर भी आ सकता है, और ये ए सेलुलर भी इसको बोल सकते हैं। तो आप तो इतना ही समझिए, इसको यूनि सेलुलर में ही रख सकते हैं। बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं, बहुत से नहीं मानते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा जे ऐसे जीव जिनमें एक से ज्यादा सेल्स होती हैं, वो क्या होंगे? और एक से ज्यादा को क्या बोलेंगे? मल्टी। मल्टी मतलब मोर देन वन, मल्टी मतलब मोर देन वन, तो मल्टी सेलुलर। और सारे जीव मल्टी सेलुलर ही होते हैं ज्यादातर, मल्टी सेलुलर। जैसे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो दो प्रकार के हो गए ऑर्गेनिज्म, किस आधार पर? नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो गए। एक तो ऐसे जो केवल किससे बने हुए हैं? एक ही सेल से। और एक ऐसे जो एक से ज्यादा सेलों से बने हुए। एक सेल से बने जीवों को क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और एक से ज्यादा सेल से बन रहा है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारी जो सेल होती है, अब इससे ये क्लियर हो रहा है कहानी, यहाँ पर जो अमीबा है, में एक ही सेल से बने हुए हैं, तो एक ही सेल सारे काम कर रही है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल वो सारे काम कर सकती है, प्रत्येक सेल या करती है जो एक पूरा जीव करता है। तो सेल सारे काम करती है, इसीलिए वो ऐसा लगता है बॉडी कर रही है, वो बॉडी नहीं कर रही, सेल्स मिलकर के वो सारा काम कर रही हैं। इसीलिए जो सेल होती है वो बेसिक क्या होती है? फंक्शनल यूनिट। बेसिक फंक्शनल मतलब कार्यात्मक इकाई। तो हमारी बॉडी के सारे काम किसके द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं? सेल के द्वारा, इसीलिए उसको बेसिक फंक्शनल बोला। और स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि सारा का सारा जो बॉडी बना हुआ है जीव का, वो किससे बना हुआ है? सेल से। इसलिए क्या हो गई? वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। तो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल को कहते हैं। उसका कारण आपके सामने आ गया, क्योंकि वो सारे वो काम करती है जो एक जीव कर सकता है या करता है। और इसके अलावा दूसरी बात, और पूरे जीव की जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनती है? सेल से बनती है। इसीलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल। अब आगे हम बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, आज एक जो बेसिक या यूं कहें स्टैंडर्ड सेल का डायग्राम यहां बनाते हैं हम, कि सेल में आखिरकार होता क्या है। लगभग सेलों में, सभी सेल्स के अंदर जो है वो एक जैसी चीजें होती हैं। चाहे मतलब एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, सब सेल से बने हुए हैं। लेकिन सेल्स, अब देखिए, जब एनिमल्स की डिजाइन अलग है, उनके काम अलग है। हम पैदल भी चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम खाना खाते हैं जो पचता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जो चल नहीं सकते, या यूं कहें कि वो बोल नहीं सकते, तो हम बोल सकते हैं। तो हमारी सेल्स अलग हो गई, थोड़ी हटके। तो निश्चित रूप से सेल्स में अंतर है, इसीलिए जीवों में भी अंतर है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं सेल के अंदर जो सभी जीवों में सेम होती हैं। तो ऐसी सेल को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल बोलेंगे। तो वो सेल का डायग्राम हमें बना रहे हैं, जो उन चीज़ों में तो सारी जीवों में वो सेल्स मिलेगी और सबके अंदर वो स्ट्रक्चर मिलेगी। लेकिन प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हल्का सा जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी हल्का सा अलग हो जाएगा। तो वो दोनों की अलग अलग बनाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा तो वो बता दिया जाएगा आपको। तो सेल का यहाँ हम डायग्राम बना रहे हैं।
तो जो आपको बनाना आना चाहिए कि बेसिक चीजें क्या होती हैं सेल के अंदर। तो ये न्यूक्लियस है, तो देखिए ये हो गई, ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम है, और दूसरा नाम क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। ये हो गया आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस। ये क्या बनाया बच्चों मैंने? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तीन चार चीजें, एक तो ये, एक ये, एक ये, और एक बीच में ये जगह और है। ये जो जगह बची हुई है ये तो कहलाते हैं छिद्र हैं, ये इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर बोलेंगे इनको। और ये जो है ये इसकी मेम्ब्रेन है, बाहर की जो किसी भी चीज की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको भाई होती है, कवरिंग होगी तो ही तो वो दूसरी चीज से अलग होगी, नहीं तो वो मिल जाएंगे आपस में। तो सबके पास आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको क्या बोल रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर के ऊपर जो कवरिंग है उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। समझते भी चले आप इसको, बना बाद में लेना, बाद में बना सकते हैं आप पॉज करके वीडियो को। तो ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो ये आपको दिखाई दे रहा है नेटवर्क के रूप में, ये क्या है भैया? ये है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स बहुत ही अच्छी चीज है, इन्हीं की वजह से हम पापा और मम्मी को जाते हैं, कहते हैं ना कि भाई ये तो पापा को गया, ये मम्मी को गया। तो ये क्रोमोसोम्स हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं, और ये लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर के जाते हैं। वही ये तो अम्मा को गया है, ये दादी को गया है, वो इनकी वजह से ही जाता है, क्रोमोसोम्स की वजह से। तो इनका काम यही है कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। और ये होता है बच्चों न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है जी। और ये सब चारों चीजें मिलकर क्या बन गई? न्यूक्लियस बन गया। चारों चीजें मिलकर क्या बन गई? न्यूक्लियस बन गया। उसके बाद अब क्या रह गया? अब इसके अंदर की बात करते हैं। खाली जगह पड़ी है ना, ये खाली नहीं है, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, माल भरा हुआ है बहुत ज्यादा। तो जैसे एक एक चीज बनाऊंगा उसमें, इस ये होती है, ये जो स्ट्रक्चर है जो केंद्र के न्यूक्लियस के आसपास पाई जाती है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक, और भी होती है, ये पड़ी रहती है, ऐसी भी पड़ी रहती है। ये भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा ऐसी भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये होती हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इनको, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। इनका सबका अलग अलग काम है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके सारा। ये गोल्जी बॉडी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये क्या है बच्चों? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, इस तरह से पड़ी रहती हैं। तो ये दो तरह की बनाई हुई है, एक तो ऐसे गोल गोल अलग करने के लिए। तो ये तो हो गया मान लीजिए लाइसोसोम, और ये मान लीजिए क्या हो गया? मान लीजिए क्या होते तो हैं राइबोन्यूक्लियस। इसके अलावा एक चीज और आपको देखने को मिलेगी इस तरह से, ये होती हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होती है। तो ये कम से कम इतने नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। सेल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, सारे जो है टॉपिक्स हैं इनको लेंगे। अब ये फिगर जो बनाया मैंने, ये बनाया है, ये फिगर है एनिमल सेल का। कौन सी सेल बनाई बच्चों मैंने? ये एनिमल सेल। तो फिर प्लांट सेल भी बना लेते हैं। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ज्यादा अंतर नहीं है, वो अंतर हम यहां स्पष्ट कर देंगे। तो देखिए आप, इसमें देखिए आप, सबसे पहली बात तो अंतर कर रहे हैं हम। सबसे पहली बात तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ एनिमल सेल में लगभग सेंटर में है, लेकिन प्लांट सेल में आपको कहाँ मिलेगा? ये एक साइड में मिलेगा। मिलेगा तो सही, न्यूक्लियस के बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक साइड में होता है। जबकि उसमें कहाँ था? एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में था। चीजें वही होंगी सारी, वही सिस्टम होगा सारा, तीनों चीजें वही होंगी बिल्कुल वैसी की वैसी। देख लीजिए आप, ये एनिमल पोर हो गए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये क्रोमोसोम्स हो गए, और ये आपके न्यूक्लियोलस हो गए। ठीक है जी, सारी चीजें हैं। अब एक चीज और यहां बनानी है आपको,
इस तरह से ये होती है वैक्यूल। वैक्यूल इसमें भी है, वैक्यूल इसमें भी है। 1 2 3 कई सारे बना देते ना, यहाँ एक ही बना देते हैं। इसके अलावा और सारी चीजें वही मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। ये देखिए आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी रही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही, ठीक है। वो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मिलेगा, और एक चीज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होगा बच्चों वो इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, जबकि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लास्टिड, प्लास्टिड का ही प्रकार है क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिड होते हैं वो केवल किसमें मिलते हैं, प्लांट्स में, ठीक है। तो ये हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओके। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी ये रही। लेकिन एक बाहर स्ट्रक्चर और दिखाई दे रही है, ये होती है सेल वॉल। सेल जो केवल प्लांट सेल में मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी, सेल वॉल। और देखिए आप आगे चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है, न्यूक्लियर पोर ये हो ही गया, गोल्गी बॉडी इसमें भी मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। गोल्गी बॉडी बना सकते हैं आप यहाँ, इससे भी ये रहा गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम बिल्कुल मिलेंगे, लाइसोसोम इसमें भी मिलेंगे भाई। राइबोसोम बिल्कुल मिलेंगे। ये तो हो गए, इनको तो आप कर दो राइबोसोम, लाइसोसोम अलग बना लो, ये बना लो, चलो केवल दिखाना है हमको, तो ये होते हैं, ठीक है। और वैक्यूल्स इसमें भी है, इसमें लेकिन वैक्यूल में क्या अंतर देख रहे हो आप, ये छोटी छोटी है इसमें, जबकि इसमें एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स है, लेकिन नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है। इसमें बड़ी है लेकिन संख्या में कम है, बड़ी है लेकिन संख्या में कम है, ओके। तो ये, और आप डिफरेंस कर सकते हो आप प्लांट सेल एनिमल सेल में। मोटे तौर पर डिफरेंस क्या देखने को मिला, नंबर 1 बात, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स स्मॉल एंड मोर in number in more number in animal cell। वैक्यूल्स क्या होंगी, सेल जो वैक्यूल्स होंगी वो नंबर कैसा होगा इनका, लेस होगा, लेकिन कैसी होंगी, लार्ज होंगी। तो ये डिफरेंस आपको आराम से दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों, ये आप ये सोच रहे हैं सर ने 2 बार लिख दिया जैसा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद चला के लिखा है मैंने, इन दोनों में अंतर है। तो 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ दिख रही है आपको, एक तो ये वाली है, इसके ऊपर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरी जो आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें डॉट डॉट बने हुए हैं। ये डॉट डॉट क्या है, ये राइबोसोम्स है। ये जो एंडोप्लाज्मिक एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऐसी है जिसके ऊपर क्या मिल रहे हैं डॉट डॉट के रूप में, राइबोसोम्स मिल रहे हैं। एक ऐसी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इस डॉट डॉट की वजह से कैसी लग रही है, खोटरी लग रही है, रफ लग रही है। इसलिए ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो कैसी होगी, रफ।
इसमें भी है। ये वाली, और ये वाली जिसमें कुछ भी नहीं है, चिकनी दिखाई दे रही है स्मूथ, तो ये कौन सी हो गई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, एक तो हो गई कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फिगर किसका हो गया बच्चों? प्लांट सेल। ठीक है, ओके। तो आज के लिए सफिशिएंट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे आगे, एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जितना आपका सिलेबस में है उस हिसाब से एक एक चीज का। हाँ, तो ये सेल मेम्ब्रेन, तो मुख्य रूप से तीन चीजें हो गई। एक तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, एक न्यूक्लियस हो गया, और बीच में ये जो ये पड़े हुए ना, ये क्या चीजें हैं? ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब जो इसके क्या है? सेल के अंग हैं। सेल के क्या हैं? ये अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, जिनसे ये अपना काम करती है। तो इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलेंगे इनको? सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस आल्सो है सेल ऑर्गेनेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। और ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। समझ गए सेल ऑर्गेनेल्स क्या? और ये और जो इस तरह से इसके अलावा जो चीजें इसके अंदर पड़ी हुई है बच्चों, सेल ऑर्गेनेल्स में से जो इसका फ्लूइड है, ये सब मिलाकर के क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़े हुए हैं? ये सेल ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं। तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल भी आ गया, प्लस आपका न्यूक्लियस, या यूं कहें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं न्यूक्लियस सहित, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर हुआ? प्रोटोप्लाज्म में क्या हुआ? सेल के अंदर जितना भी मैटर भरा हुआ है वो सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो फिर साहब साइटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटा दो, मतलब सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस को हटा दें तो बाकी का जो है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। अंडरस्टूड? तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।